वेलकम गाइस, वेलकम टू विंग से कुरान। वी आर बैक विद द 14th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इससे जस्ट पहले हमने प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी पढ़ी है और कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड टॉपिक है ये। और हमने और भी जो लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के, कहीं ना कहीं वो भी इसका इसमें इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, पहली बात तो आपको याद होगा हमने बात की थी लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड की, कि जो आपका डिमांड का और प्राइस का रिलेशन है वो इनवर्स है, यानी जितनी ज़्यादा प्राइस होगी किसी चीज़ की उतना कम उसकी डिमांड होगी। सिमिलरली लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है जितना ज़्यादा प्राइस होगी किसी चीज़ की उतना ज़्यादा सप्लाई होगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलर्स, लॉ ऑफ डिमांड इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायर्स। तो जो खरीदने वाला है वो हमेशा ये चाहेगा कि हमें सस्ते से सस्ती चीज़ मिल जाए और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, और जो सप्लायर होगा वो कोशिश करेगा कि मुझे मेरे प्रोडक्ट का मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके ताकि मैं मैक्सिमम उससे कमा सकूं। तो ये जो चीज़ है, दोनों के जो इंटरेस्ट है एक पॉइंट पे आके मैच करते हैं, इसको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा हुआ है, जिसे नहीं देखा लेक्चर जाके बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में जाइए, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको मिल जाएगा वो। तो लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड हम बात करते थे। हमने ये भी कहा था कि ये तब जो ये लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड है एप्लीकेबल होगा when other factor remains constant, when other factors remain constant। अदर फैक्टर में मैंने बोला था लॉ ऑफ सप्लाई में आपका सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं, यानी उनके ऑल्टरनेट, चाय का ऑल्टरनेट कॉफी है ना, पेंसिल का ऑल्टरनेट पेन, तो जो ऑल्टरनेट की प्राइस वेरी नहीं करनी चाहिए, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, तब कहीं जाके लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड वैलिड रहेगा। और लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, गो बैक टू द लेक्चर एंड वॉच दैट, उसके बाद ये लेक्चर शुरू करना। दोस्तों, ये तो रही बात सप्लायर और आपकी सप्लाई, सेलर और बायर की थी लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड में। यहां हम पढ़ने वाले हैं जो आपके सेलर और बायर है, उनका जो प्रोडक्ट बेचना है वो कहां बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि मार्केट में कैसे कैसे प्राइसिंग डिसाइड होती है, कितने किस्म के मार्केट्स हैं। जो आपका टॉपिक है उसका सिलेबस का वो है प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अलग अलग मार्केट के अंदर प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, क्या लॉजिक्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल होते हैं जिसके तहत प्राइसिंग डिसाइड होती है किसी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की, किसी भी गुड की, किस तरीके से प्राइस डिसाइड होती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट। पहले हमने देखा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सप्लायर एंड बायर, सेलर एंड बायर के हिसाब से हमने देखा। अब हम देखेंगे कि किस मार्केट में जा रहे हो बेचने और वो मार्केट कैसे अफेक्ट करती है प्राइस में। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, मार्केट की डेफिनेशन पढ़ेंगे और हर एक मार्केट को एनालाइज करेंगे, वहां किस किस्म से प्राइसेस सेट होती हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट की डेफिनेशन क्या है। मार्केट दरअसल एक प्लेस है। अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर टू पार्टीज कैन गैदर टू फेलिसिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दो पार्टीज आके गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, और ये दो पार्टीज बायर और सेलर होते हैं। The parties usually involve buyers and sellers। तो मार्केट एनी प्लेटफॉर्म जहां आपको मौका मिलता है सेलर से मिलने का, सेलर को मौका मिलता है बायर से मिलने का, और वो खरीदो फरोख्त करते हैं। अब ये मार्केट आपकी बाहर, जो आपके घर के बाहर वाली मार्केट है गली में, वो मार्केट हो सकती है। ये मार्केट ऑनलाइन वाली मार्केट हो सकती है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, मिंत्रा। आजकल वैसे भी मिंत्रा पे बहुत कुछ सेल वेल चल रही है तो लोग काफी खरीद भी रहे हैं। तो ये मार्केट आपकी वर्चुअल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है, फिजिकल और वर्चुअल भी हो सकती है ना। एक जमाना से जब इंटरनेट नहीं था तो तब तो सिर्फ फिजिकली मार्केट हो सकता था, है ना। अच्छा, ये टेलीफोनिकली भी मार्केट हो सकती है। आप ऑनलाइन नहीं जा रहे हो, आपने एक सेलर को आपको पता चला कि यार आपको फॉर एग्जांपल आपको कुछ खरीदना था, लेट अस से आपको ड्राई फ्रूट खरीदना है, आपको कश्मीर का प्योर ड्राई फ्रूट चाहिए। आपको पता चला कोई एक सेलर है जो प्योर सैफरॉन लाके देता है, प्योर ड्राई फ्रूट लाके देता है, उसमें कोई मिलावट नहीं करता। तो आपको उसका नंबर मिलता है, आप उसको कॉल करते हो, आप बोलते हो मुझे इतने केजी चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए। आप लोगों का टाई अप होता है, आप ट्रांसफर करते हो पेमेंट ऑनलाइन, या फिर आप उसको कैश भेजते हो और वो आपको कोई चीज़ भेज देता है। तो ये भी एक मार्केट है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी जगह, फिजिकल या वर्चुअल या ऑनलाइन या टेलीफोन, जिसके थ्रू एक सेलर और बायर के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो सकता है, उसको कहते हैं हम मार्केट। ठीक है दोस्तों, इसमें आपकी सब्जी मंडी भी आ जाएगी, इसमें आपका होलसेल रिटेल मार्केट आ जाएगा, इसमें आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आ जाएंगे, इसमें आपका बिग बाजार आ जाएगा। जहां भी कोई भी ऐसी जगह, चाहे वो फेस टू फेस आप मिल रहे हो शख्स से और वहां से खरीदो फरोख्त कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन से कर रहे हो, चाहे आप
फोन पे कर रहे हो, कोई भी वे जिसके थ्रू आप चीज की खरीदो फरोख्त करते हो, उसको कहेंगे हम मार्केट। समझ गए दोस्तों। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट कितने किस्म की है। मार्केट हमारे पास जनरली 4 किस्म की होती है, जो हमने यहां डिस्कस करनी है आज। एक होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या फिर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, ये क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। एक होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, एक होता है मोनोपोली मार्केट, एक होता है ओलिगोपोली मार्केट। ये 4 किस्म की मार्केट्स हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। आपको याद होगा दोस्तों, हमने इस पहले चैप्टर में बात की थी एडम स्मिथ की, जिसने बोला था कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस सेट करती है लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड में, जब हम कर्व साथ में बनाते हैं, तो वो जो प्राइस इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट करती है, यानी मार्केट अपने आप ऐसी प्राइस पे ले आती है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को, किसी भी गुड या सर्विस को, जिस पे खरीदने वाला खरीदने को तैयार, जिस पे बेचने वाला बेचने को तैयार। समझ गए। मिसाल के तौर पे आप मार्केट में जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, है ना, ये बहुत कॉमन है, बड़ी कॉमन एग्जांपल है। आप मंडी गए सुबह सुबह फ्रेश सब्जी खरीदने, तो आपने देखा कि आपको टमाटर लेना है, प्याज लेना है, सब्जी लेनी है। आपने देखा यार टमाटर मुझे लेने हैं, तो मैं देखूं जरा कहाँ कहाँ पे क्या प्राइस है। तो एक के पास गए आप, एक ने बोला भाई 30 रुपये, एक ने बोला 32 रुपये, एक ने बोला अगर 2 किलो लोगे तो मैं आपको 50 रुपीज़ में ही दे दूंगा, 25 रुपये किलो लगा दूंगा, है ना। तो ये जो कॉमन प्राइस सेट होती है, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको एक मंडी में एक प्याज वाला आपको 100 रुपये केजी बेच रहा होगा, एक प्याज 20 रुपये केजी बेच रहा होगा। क्वालिटी में डिफरेंस होने की वजह से, फ्रेश होने की वजह से या अच्छी क्वालिटी का होने की वजह से 5-6 रुपए का डिफरेंस आ सकता है। लेकिन मान लो कि एक मार्केट में एक ही सप्लायर था उन सभी सब्जी वालों का, उन सभी सब्जी वालों ने एक ही बंदे से टमाटो खरीदे हैं, तो अब क्या होगा, जो भी सब मिलके एक प्राइस डिसाइड कर देंगे। या तो ऐसा हो सकता है कि एक बंदे ने बोला भाई मुझे पर केजी पड़ गया 20 रुपए का, मैं 25 रुपए केजी पर बेचूंगा। तो सबने देखा कि यार 25 रुपए केजी का बेच रहा है, अगर हम 25 से ज्यादा रखेंगे सब लोग इसी से खरीदने जाएंगे। तो सारे के सारे टमाटर वाले क्या कर देते हैं, सबके सब 25 केजी रख देते हैं। तो मार्केट ने अपने आप डिसाइड कर दिया प्राइस उसका, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया। तो इस प्राइस पे सेट करते हैं कि जो बेचने वाला होता है उसको भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि खरीदने वाले को बहुत ज्यादा प्राइसेस लगे। तो इसको कहते हैं इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। इनविजिबल हैंड मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ही काम करता है, उसी के लिए ये एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होता क्या है। पहली बात, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का पहला जो फीचर है, इस मार्केट में बहुत सारे बायर्स और सेलर होंगे। बहुत सारे बायर्स और सेलर। बहुत सारे बायर्स और सेलर होने का क्या लॉजिक है, अगर एक मार्केट में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं, तो किसी एक सेलर की क्वांटिटी कम करने की वजह से या किसी एक बायर की डिमांड कम हो जाने की वजह से किसी क्वांटिटी, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइसेस में या उनकी क्वांटिटी में फर्क नहीं आएगा। अगर हजारों लोग हैं एक सर्विस प्रोवाइड करने वाले, गुड प्रोवाइड करने वाले, और हजारों लोग हैं उसे खरीदने वाले, कोई एक सप्लायर अगर अचानक अपनी सप्लाई बंद कर देता है, तो बाकी 9,999 लोग तो बचे हुए ना, वो ऑफर कर देंगे। अगर कोई एक बायर, कोई 10 बायर, 15 बायर मिलके बोलते हैं हम नहीं खरीदेंगे भाई, तो हजारों लोग तो और भी है ना खरीदने वाले। तो इनकी डिमांड चेंज करने की वजह से ना प्राइस में चेंज आएगा, ना डिमांड में चेंज आएगा, चीजें बिकती रहेंगी उस प्राइस पे। समझिए दोस्तों। दूसरी बात, लार्ज नंबर ऑफ बायर सप्लायर होने का मतलब यह भी है कि इनका जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो एक बहुत लंबे वक्त के बाद डिसाइड हुआ है। एक बहुत लंबे वक्त तक एक आइटम रही है मार्केट में जिसकी प्राइसेस में चेंजेस हुई हैं, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट ने उस पर काम किया है और फाइनली एक प्राइस सेट हुई है जो सबको अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे हम पेन की बात करते हैं। 10 रुपए वाले पेन, कितने सारे ब्रांड है मार्केट में जो 10 रुपए में मिलते हैं आपको। वो 10 रुपए का जो पेन है उनमें आप देखोगे तकरीबन उनकी क्वालिटी में, उनकी साइज में, उनकी हर चीज़ में वो बराबर होते हैं। वो ऐसा क्यों हो पाया है, ये मार्केट क्यों डेवलप हो पाया? क्योंकि काफ़ी सालों से, 10, 15, 20, 30 सालों से ये मार्केट में काफ़ी सारी फर्म्स आई हैं, काफ़ी सारे लोगों ने प्रोड्यूस किया है, डिमांड के हिसाब से देखा है, उसके हिसाब से वो 10 रुपये प्राइस सेट किए। इसलिए आप देखोगे जनरली कोई पेन का एवरेज प्राइस आपको 10 रुपये मिलेगा, जो अच्छी क्वालिटी का पेन हो जाएगा, जो मतलब ना ज़्यादा हाई फाई है ना ज़्यादा लो है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर सप्लायर का मतलब ये है कि प्राइस और क्वांटिटी और डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। चाहे कोई भी अचानक फर्म बंद हो जाए, बंद कर दे प्रोडक्शन, या कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ जो बायर्स हैं वो बोले कि नहीं भाई हमें नहीं खरीदना, तो ना तो बायर्स की चेंजेस की वजह से ना तो सेलर्स की चेंजेस की वजह से कुछ खास चेंजेस आएंगे मार्केट में। दूसरा आ गया दोस्तों होमोजेनियस प्रोडक्ट। जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उसमें उनका साइज
उनकी क्वालिटी, उनका परफॉर्मेंस सब सेम होगा। यानी बिल्कुल जो भी सर्विसेज, जो भी क्वालिटीज हैं उसमें, जो भी फीचर्स है उस प्रोडक्ट के, उस गुड के, उस सर्विस के, वो बिल्कुल सेम होंगी। कि एक इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं सेम प्रोडक्ट खरीदने के लिए। समझ गए दोस्तों, ये भी एक कंडीशन है किसकी? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की। फिर आ गया बायर्स एंड सप्लायर्स ऑफ फुल नॉलेज ऑफ प्राइस। जो हम ये भी मान के चलते हैं कि जो भी खरीदने वाले हैं उनको परफेक्टली पता है, परफेक्ट नॉलेज है कि कितने रुपए का प्राइस, ये पेन जो है रोटोमैक का इतने का है, फलाने का इतने का है, हाँ जी पायलट का इतने का है, सब प्राइस उनको पता है पूरी मार्केट की। और सेलर्स को भी पूरी मार्केट की प्राइस पता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी के जैसे प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन परफेक्टली मार्केट, उसमें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। नंबर थर्ड, किसी भी फर्म को एंट्री और एग्जिट का फ्रीडम है। इसका मतलब हो गया कि कोई भी फर्म जब चाहे एग्जिट कर सकती है, जब चाहे उस फर्म में आ सकती है। यानी अगर हम किसी मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए किसी फर्म को, मिसाल के तौर पे पेन की प्रोडक्शन के लिए अगर नई कंपनी आना चाहती है तो उसको इतनी अड़चने हैं कि वो आ ही नहीं पा रही है कि भाई मुझे भी पेन बनाना है, मैं भी चाहता हूं कि मैं इस इंडस्ट्री में घुसूं, पेन बनाने की इंडस्ट्री में। अगर उसको उसका फ्रीडम नहीं हुआ तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं कह सकते हम उसको। हर किसी शख्स को, हर किसी फर्म को ये आपका फ्रीडम होना चाहिए कि वो जब चाहे उस बिजनेस में आ सके और जब चाहे बिजनेस से निकल सके। वो अलग बात है कि बिजनेस रीजन की वजह से कोई बड़ी कंपनी अचानक शुरू करके 1 साल में बंद करके नहीं जा सकती, जब तक कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बदतर ना हो। लेकिन कंपटीशन मार्केट में जरूरी है कि किसी भी शख्स को इजाजत है, किसी भी शख्स को आजादी है कि वो जब चाहे किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की उसको क्या है, आजादी की मैं चाहता हूं मैं ये प्रोड्यूस करूं तो उसको कोई रोक टोक ना हो। जो कंडीशन सब पे अप्लाई है वही उस पर भी अप्लाई हो, किसी को प्रेफरेंस ना मिले, किसी भी पार्टी को प्रेफरेंस ना मिले। समझ गए दोस्तों? वो हम मोनोपोली वगैरह में पढ़ेंगे जो प्रेफरेंस जिसमें मिलती है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन यहां पर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई भी बंदा अगर आना चाहता है, कभी भी आना चाहता है, कभी भी निकलना चाहता है, उसको इसकी इजाजत है। तो क्या क्या आ गया? बहुत सारे नंबर ऑफ बायर एंड सप्लायर होने चाहिए, जिसकी वजह जिसका मतलब ये होगा कि कोई भी सेलर या कोई भी बायर के वजह से प्राइसिंग में चेंज नहीं आएगा, डिमांड में चेंज नहीं आएगा, है ना। प्रोडक्ट होमोजीनियस होना चाहिए, बिल्कुल सेम क्वालिटी, बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड, बिल्कुल सेम जो है वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। और जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, सबको प्राइस का आइडिया होना चाहिए कि भाई जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी प्राइस मार्केट में क्या है। जो खरीदने वाला उसको पता होना चाहिए कि जो मैं खरीदना चाहता हूं कितने सारे लोग वो बना रहे हैं और कितने सारे लोग क्या क्या प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं। और नंबर 4, किसी भी फर्म को आने या जाने की उस इंडस्ट्री से इजाजत होनी चाहिए। जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि एक प्रोडक्ट एक्स की, लेट्स से हमने बोला पेन, जो कि किसी कंपनी एक्स का पेन है, इसकी डिमांड जो है एक पर्टिकुलर प्राइस पर है, प्राइस फिक्स्ड है 10 रुपए, जैसे मैंने बोला आपको किसी पेन की प्राइस फिक्स्ड है, तो उस फिक्स प्राइस पे इसकी डिमांड बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। हो सकता है यहां पर 10 हो, यहां पर 20 हो गई, यहां पर 30 हो गई। कहने का मतलब है फिक्स प्राइस पे वो जितना चाहे उतने प्रोडक्ट बेच सकता है। समझिए दोस्तों। और अगर हम किसी और फर्म वाई के लिए भी ग्राफ बनाएंगे तो वो भी प्राइस सेम होगा उस फिक्स प्राइस पे। ये लेट्स से इस प्राइस का नाम उन्होंने रखा वाई प्राइस, ये वाई नहीं, हम इसको बोलते हैं प्राइस ए। ये प्राइस ए कॉमन है दोनों कंपनीज के लिए, तो इस प्राइस पे वो जितने चाहे उतने प्रोडक्ट बेच सकते हैं बिना प्राइस को किए हुए। तो अगर कोई भी कंपनी, लेट्स से एक्स कंपनी ने डिसाइड किया यार ये 10 रुपए का था, ये प्राइस 10 रुपए थी, हम इसको अब 11 रुपए पे बेचने की कोशिश करेंगे। 11 रुपए जैसे उन्होंने डिसाइड किया तो जितने भी जो खरीदने वाले लोग हैं वो बोलेंगे भाई हम क्यों 11 रुपए का खरीदें जब हमारे दूसरा जो वाई कंपनी वाला है, या फिर इसको हम बोलते हैं A1 कंपनी और B1 कंपनी। जो A1 कंपनी वाला है, लेट्स से रोटोमैक है, ये हम ये क्यों खरीदे 11 रुपए के, जबकि हमें B1 कंपनी, लेट्स से ये आपका रोरिटो कंपनी का है। जब रोरिटो कंपनी वाला हमें 10 रुपए में सेम चीज बेच रहा है तो हम क्यों खरीदें इसको। एकदम से डिमांड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपको याद होगा जब मैगी का प्रॉब्लम हुआ था 2016 या 17 में कि उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट बहुत ज़्यादा है,
तो मैगी को प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था, काफ़ी सारे पैकेट्स उनके डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, जला दिए गए थे। लेकिन उसके बाद जब वो आए तो उनने बोला कि हम अब 12 रुपये की मैगी बेचेंगे। उनको नुकसान भी हो गया था, लेकिन 12 रुपये की मैगी किसी ने खरीदी नहीं, उनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल डाउन हो गए, क्योंकि मैगी का ऑल्टरनेट यीपी भी था, मैगी का ऑल्टरनेट रेमंड्स भी था, तो लोगों ने वहाँ शिफ्ट कर लिया, डिमांड बहुत स्लम्प हो गई उनकी, तो फिर से उनको 10 रुपये मैगी को लाना पड़ा। ऐसे काम करती है प्रोडक्ट, ऐसे काम करता है मार्केट। तो एक फ्री मार्केट में ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें कंडीशन मीट हो। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखने की है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कोई ना हो। समझ गए दोस्तों? तो इससे हमने क्या कंक्लूजन्स निकाले कि पहली बात, किसी भी फ्री मार्केट में आपको कंपनियां जो हैं उनके पास आज़ादी नहीं होती कि वो प्राइस को मैनिपुलेट करें। जो प्राइस मार्केट सेट करेगा उनको उसी पे बेचना पड़ेगा। दूसरी बात, उनका पर यूनिट जो आपका प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा नहीं होता। यहां पर हम कंसेप्ट एक इंट्रोड्यूस करते हैं, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का। एवरेज रेवेन्यू हो गया कि पर यूनिट प्राइस, जो भी चीज कोई कंपनी बेच रही है, कोई फर्म बेच रही है, उसके पर यूनिट प्राइस पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो। मिसाल के तौर पे मैंने पेन की बात की, 10 रुपए का पेन था, हम मान के चलते उनका 9 रुपए का बना, तो उनने 9 रुपए की उनकी खुद की बनी, तो उनका 1 रुपया प्रॉफिट आया पर यूनिट प्राइस। ठीक है। और दूसरी चीज ये हो गई मार्जिनल रेवेन्यू, कि अगर हम 100 प्रोड्यूस कर रहे थे पेन्स और अब हम 101 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस एक एडिशनल यूनिट की वजह से कितना प्रॉफिट मिला। तो लेट अस से हम 100 प्रोड्यूस कर रहे थे, है ना। अगर हम क्वांटिटी जो है 100 प्रोड्यूस कर रहे थे, तो प्राइस एक क्वांटिटी की क्या है, वो थी ₹10। तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया इनको, 100 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज। ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हो गया कि अगर आपने एक एडिशनल यूनिट और जनरेट कर दिया, 101 कर दिया, तो प्राइस तो सेम ही थी, तो अब इनको कितना फायदा हो गया, तो 101 इंटू 10, तो क्या हो गया ये 1010 रुपये हो गया, है ना। मार्जिनल रेवेन्यू कहता है कि अगर आप एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हो, एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हो, तो आपको कितना फायदा होगा, कितना रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा। ठीक है। तो दोस्तों इस केस में आपका जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है, क्योंकि देखो जो आपका यहां से निकल के आया, आपने एडिशनल कितना रुपए कमाया, 10 रुपए, है ना। 1010 रुपए, 1010 में से 1000 रुपए क्या कर दिया, माइनस। तो एक एडिशनल यूनिट की वजह से आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले, लेकिन इस 10 रुपए में से 9 रुपए तो आपकी लागत है, तो -9 कर देंगे तो 1 रुपया बच जाएगा। यानी एवरेज रेवेन्यू भी था 1 रुपीज, मार्जिनल रेवेन्यू भी था 1 रुपीज। तो इस केस में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ये याद रखना जरूरी। ठीक है। तो ये होता है आपका प्राइसिंग अंडर कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ मार्केट। ये था आपका डिमांड लाइन। ये याद रखना, डिमांड लाइन विल ऑलवेज बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये कहीं लिख भी दो कि डिमांड लाइन इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट विल ऑलवेज बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर हम प्लॉट करें ग्राफ डिमांड और सप्लाई का, तो क्या प्राइस निकल कर आती है। प्राइस वर्सेस क्वांटिटी ग्राफ बोलते हैं इसको। ये आ गया प्राइस, ये आ गया क्वांटिटी। आपको याद होगा अगर लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ डिमांड, तो डिमांड क्या होती है ऐसी, डिमांड कर्व ये होती है। इसका मतलब जितनी कम प्राइस होगी उतना ज्यादा क्वांटिटी डिमांड होगी, जितना जितना ज्यादा आपका प्राइस होगा उतनी कम क्वांटिटी डिमांड होगी। देखो ये प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी कम है,
प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी ज़्यादा है। मान लो ये 50 रुपये थी तो क्वांटिटी मान लो ये 10 थी। अब जब आपने क्वांटिटी कर दी, प्राइस कर दी आपने 40 रुपये, तो क्वांटिटी बढ़ के 20 हो गई। तो ये समझने की चीज़ें हैं इसमें। और अगर आपको याद होगा तो सप्लाई कर्व कैसी होती है? सप्लाई कर्व ऐसी होती है। तो ये जो पॉइंट आता है इसको बोलते हैं हम पीई, ऐसी प्राइस और ऐसी क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है। यानी मार्केट खुद डिसाइड करता है कि कौन सी प्राइस हो जिसमें खरीदने वाला खरीदने को तैयार, बेचने वाला बेचने को तैयार। ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में होता है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। तो दोस्तों क्या सुनने को मिला हमको कि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट ऐसी मार्केट है जिसमें जो आपके फर्म्स हैं वो प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। प्राइस डिसाइड किसकी होगी? आपकी खुद मार्केट करेगा। दूसरी बात, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर फर्म्स को एंट्री और एग्जिट की परमिशन है। तीसरा, यहाँ पर आपकी जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो होमोजीनियस हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी, बातें की थी हमने प्राइसिंग अंडर कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइसिंग अंडर मोनोपोली एंड प्राइसिंग अंडर ओलिगोपोली एंड प्राइसेस अंडर मोनोपोलिस्टिक। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को देख लो और जो आपके डाउट्स आएंगे वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। वील गेट बैक विद द न्यू लेक्चर वेरी सून। थैंक यू सो मच गाइस।